Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास डिस्कशन होने वाला है क्लास 10 का फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट। ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाना सीखेंगे कनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण। आज हमारे सामने एक उत्तल दर्पण रखा जाएगा और उत्तल दर्पण के विभिन्न अवस्थाओं पर डिफरेंट पोजीशंस पे जो रे डायग्राम बनता है उस पर बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और डिस्कशन करते हैं इस चीज में। पर इससे पहले कि मैं आज का क्लास से स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा पार्ट 3 जो हम लोगों ने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में हम लोगों ने इस रे डायग्राम से रिलेटेड 4 रेज के बारे में डिस्कस किया। उस रेज में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किन रेज के वजह से कैसे कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं, परावर्तन होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन रह जाए। इसलिए मेरा सजेशन होगा ऊपर के आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट से थर्ड पार्ट यानी #3 को सर्च करके उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ये कंसिडर करके कि आपको वो सारी चीजें समझी हुई। तो आज के क्लास में सबसे पहले मैं बताऊं कनकेव मिरर। उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपको कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में पता होगा। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिस दर्पण के पीछे की तरफ में कोटिंग की जाती है। इसके बेसिक चीजों के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा, जो कि हम लोग अपने पार्ट 1 में सीखा था कि एक अगर ऐसे एक्सिस खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष पे कुछ बिंदुएं बहुत मुख्य होती है। इसे हम लोग अगर फोकस कहते हैं तो फोकस का ठीक जो 2 गुना होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और ये जो बिंदु है हम लोग इसे पोल कहते हैं, ध्रुव। इन टर्म्स को अगर मैं हिंदी में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और आप अगर हिंदी में जानना चाहते हो तो काइंडली वीडियो के एंड में रहिए, जहां पर मैं सारी चीजें उम्मीद करूंगा कि जरूर आप लोगों को सब कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर समझा दूं जब मैं समराइज करूंगा क्लास को। इतनी दूर तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको कनकेव मिरर के बारे में पता है। रे डायग्राम बनाने के लिए मुझे हमेशा 4 में से सिर्फ 2 रेज की जरूरत है। मैं डिफरेंट पोजीशन बनाऊंगा और उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको बताऊंगा उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, इमेज कहां फॉर्म होगा, यही यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यही हमारा आज का क्लास है। तो इससे समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बनाना चाहूंगा। इस टेबल में मैं आपको समझाना चाहूंगा सारी चीजें जो हम लोगों को जाननी पड़ती है, जो हम लोगों को समझनी पड़ती है। इस तरह की किताब में टेबल हमेशा बना के दिया जाता है जिससे हम लोगों को ये आइडिया मिलता है कि चैप्टर में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की बुक्स पे मैंने इस तरह के टेबल्स को थोड़ा कम देखा है, इंग्लिश मीडियम के बुक्स पे ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम का कैंडिडेट है, अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स थे तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। इस टेबल में जो कॉलम्स बनने वाले हैं वो मुख्यतः 3 भागों में बंटने वाले हैं और इन तीनों के बारे में मैं इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अगले पार्ट से डिस्कस नहीं करूंगा। अगले पार्ट मतलब इसके बाद वाले पेजेस में। पहले में बनेगा, मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, यानी वस्तु कहाँ रखी जाएगी। इसकी वजह से जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा मैं आपको सेकंड वाले में ये हमेशा बताऊंगा। यानी पहले में ऑब्जेक्ट का पोजीशन और दूसरे में इमेज का पोजीशन बताया जाएगा, वस्तु की अवस्था और प्रतिबिंब की अवस्था, और तीसरी चीज में इसका नेचर बताया जाएगा। आप इस वीडियो को करने के बाद हमारा कम्युनिटी टैब जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें मैं इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पोस्ट करूंगा जिसके आंसर्स आपको देने। लाइट पर हमारा सजेशन भी रेडी हो चुका है, उसे देखने के लिए काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, ऊपर के आई बटन पे जाइए जहां पर पूरी लाइट की सजेशन सीरीज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूंगा, उससे इमेज कहां बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी यानी नेचर कैसा होगा, ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस का सारा आंसर आज के वीडियो में आप लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। देखिए, अगर पहली अवस्था की बात की जाए तो पहली अवस्था मैं अपने मन से मान लेता हूं कि वस्तु को रखा गया है अनंत पर यानी कि एट इंफिनिटी। अगर मैंने वस्तु के बारे में आपको बता दिया दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर मैंने वस्तु को अनंत पे रख दिया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए हम लोगों को 2 रे ऑफ लाइट यानी किरण आरेख बनाना पड़ेगा। याद रखिए ये अवस्था, ये जो पहली अवस्था है ये थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी के मुकाबले। बाकियों में आप लोगों को सब लोग सिमिलर दिखेगा, लेकिन ये जो पहला वाला है ये थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें क्या होता है, याद रखिए जब भी वस्तु को अनंत यानी इंफिनिटी पे रखा जाएगा उसमें से जो रे ऑफ लाइट निकलती है वो हमेशा एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल चलती है। ये उनका प्रॉपर्टी है, ये उनका नियम है। तो अगर वो
खुद से पहले से ही पैरेलल होके आ रही है, तो हम लोग दो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स को लेते हैं। दो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स कहां पर एक दूसरे को कट करते हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, एक सिंपल से ड्राइंग बनाता हूं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो आने के बाद वहां से सीधे फोकस से गुजरता है, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक, कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से गुजरेगा। तो इस रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने अपना पहला रे ऑफ लाइट कंसीडर किया। इसके बाद आप जो दूसरा रे ऑफ लाइट लोगे आपको उसको इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। अगर यहां पर आप दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हो जो कि इसी के पैरेलल है, ठीक है, जो इसके समानांतर जा रहा है, मैं यहां पर समानांतर लेता हूं, तो क्या ये जब गुजरेगी तो कहां से गुजरेगी? ऑब्वियस सी बात है कि ये भी जब गुजरेगी तो इस टाइम पर भी ये फोकस से होकर ही गुजरेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रेखा हमेशा फोकस से गुजरती है। तो जब आप दो समानांतर सरल रेखाओं को लेते हैं तो समानांतर सरल रेखा यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स ऑलवेज एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है? फोकस पे कट कर रही है। तो याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखोगे, अनंत पे रखोगे, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करने पर जो इमेज पोजीशन बनता है, प्रतिबिंब की जो अवस्था बनती है, वो बनती है फोकस पर, ठीक है। फोकस को हिंदी पर फोकस ही कहते हैं, तो आप लोग फोकस पर समझिएगा। अब आते हैं इसके प्रतिबिंब के नेचर के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर इसका कैसा होगा? हिंदी में कहते हैं इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसकी जो प्रकृति बनेगी वो कैसी होगी, चलिए मैं आपको बता दूं। इसकी प्रकृति, पहली बात यह है कि यहाँ पर जो इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। और ये उल्टा प्रतिबिंब यानी इन्वर्टेड इमेज जो बनता है ये ऑलवेज रियल होता है। तो ये बात आपको समझ लेना है, उल्टा मतलब रियल, ठीक है। उल्टा बनेगा मतलब रियल बनेगा, और सीधा बनेगा मतलब वर्चुअल। तो उल्टा यानी कि वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड और रियल, ऑलवेज इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये वर्ड तो आपको ऑलवेज एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है कि इन्वर्टेड बोलोगे तो रियल बोलोगे, उल्टा बोलोगे तो वास्तविक हो जाएगा खुद ब खुद। एक और चीज है जो इसके नेचर में आपको डालना है, वो है इसका साइज कैसा होगा। नेचर में ही इसको देना पड़ता है। तो दो चीजें बोलने पड़ता है कि वो उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। अब उल्टा बन रहा है यानी कि अगर उल्टा इन्वर्टेड हो रहा है तो उसके साथ वो रियल यानी वास्तविक खुद ब खुद हो जाएगा। और दूसरा जो आपको यहाँ पर नेचर में बताना है वो ये बताना है कि इसका साइज, आकार कैसा होगा। तो जिसका साइज है ये हो जाता है पॉइंट साइज यानी बिंदु मात्र, या फिर कह सकते हैं बहुत छोटा, या इसको किताबी भाषा में बहुत बहुत छोटा भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने ये समझा कि अगर वस्तु को रख दिया जाए अनंत पे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पर। और इसकी जो अवस्था प्रकृति होगी वो ये दोनों होगी। चलिए अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग जानने वाले हैं, दोबारा मैं आप लोगों के सामने सेकंड पोजीशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस तरह से कुल 6 पोजीशंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। वीडियो लंबा होने वाला है, नो डाउट। आई होप कि मैं आप लोगों को सही तरीके से क्लास समझा पाऊं। आपको पता है कि ये पॉइंट हमारा फोकस है, पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं वस्तु को पहले मैंने अनंत पे रखा था। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु दिखती नहीं है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने पी क्यों लिख दिया पता नहीं। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो वस्तु दिखती नहीं है, पर जब वस्तु अनंत से पास आ जाए तो वस्तु दिखने लगेगी। और मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक एरो लेता हूं जिसका हेड ऊपर की तरफ है। इस एरो का प्रतिबिंब कहां बनेगा और इसकी अवस्था क्या है? तो इसका जो पोजीशन मैंने इस बार रखा है वो पोजीशन है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसको इस तरह से बुलाते हैं, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और एंड इंफिनिटी, इन दोनों के बीच में पहले चीज को रखा है, यानी कि ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा मैं आपको ये समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। वीडियो के एंड पे मैं सारी चीजों को आपको समझाता हुआ चलूंगा कि किस तरह से वो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सारे आंसर्स दे पाओगे। तो नेक्स्ट जो है वो है जब मैं ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूं, यहां पर एक रे ऑफ लाइट होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। वो जैसे ही प्रिंसिपल आपके कन्वेक्स मिरर पे पड़ेगा, यहां से ये फोकस से गुजरेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरे रे ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसा है जो यहां से आ रहा है और पोल पे गिर रहा है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा? तो याद रखिए, अगर वो यहां से आके पोल पे गिर रहा है तो जाते टाइम ये पोल से होकर निकल जाएगा, और यहां पर ये दोबारा नियम कौन सा फॉलो करेगा? तो नियम फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है कि जो पोल से आती है ये हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके जाती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से गुजरती है। आप एक बात नोटिस करोगे कि ये दोनों एक दूसरे को कट कहां कर रहे हैं? वो यहां पर कट कर रहे हैं। तो इस जगह पर ऐसा आपको इमेज फॉर्मेशन दिखेगा।
तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ उसे मैं रेड से लिखता हूँ। इमेज फॉर्मेशन हुआ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब आते हैं इसकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में। तो दो चीजें बताना होगा। आप देख सकते हो फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड होगा, और साथ ही साथ ये वास्तविक होगा। अगर उल्टा है तो ये वास्तविक हो जाएगा यानी इन्वर्टेड और रियल होगा। और दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि इसका साइज कैसा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके मुकाबले ये छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, डिमिनिश्ड साइज आता है इस अवस्था में भी। अब हम लोग इस पोजीशन को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके जाएंगे, और जब और क्लोज जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले तक के सारे पोजीशंस में यही इमेज फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा क्लोज जाएंगे तो मैं एक नया फेस डायग्राम बनाता हूं जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाऊंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया अपनी स्फेरिकल मिरर, रफ से ड्राइंग है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है ये पॉइंट जो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को इस बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखने वाला हूं। तो मैंने यहाँ एरो ड्रॉ किया और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन से दो रे ऑफ लाइट लूंगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं कह देता हूं, मैंने पहली बार ही कहा पहला वाला थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब बिल्कुल सेम होने वाले हैं लास्ट वाले को छोड़ के। तो बीच इसके बाद जो मैंने सेकंड वन में लिया, कौन सा दो रे लिया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जो पोल पे आता है, मैं बस वही दोनों रेस को फिर से लेने वाला हूं। कौन सा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये कहां से गुजरेगा, तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगा, ये बात हम लोगों को पता है। पहला रे ऑफ लाइट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। दूसरा कौन सा लेंगे, जो पोल पे आता है। पोल पे आने के बाद ये कैसे जाएगा, पोल पे आने के बाद ये सिंपली रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करके इसे बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनेगी। आपको यहाँ पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुजर गया, फोकस से होते हुए निकल गया, और जो पोल पे आया वो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इक्वल एंगल बनाते हुए निकल गया। और आप नोट करो दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं, नोट करोगे कट कर रहे हैं ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो इस पोजीशन को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट मैंने रखा था एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ उसे मैं रेड से लिखता हूं, वो कहां बना, एट सी, सी पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। इसके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए, नेचर के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर भी ये उल्टा बन रहा है, और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड के साथ वो खुद ब खुद रियल हो जाएगा। दूसरा चीज, क्या ये साइज छोटा होगा, तो यहाँ याद रखिए ये एकमात्र पोजीशन है जहां पर इक्वल बनता है। तो अगर मैं आपके सामने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो लेंथ है वो इक्वल है, बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, डेफिनेटली वो ऑलवेज प्लेस्ड होगा सी पर। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप अपने कमेंट में दोगे। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट की साइज और बता दिया कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के मुकाबले बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के मुकाबले बड़ी है, तो उसके पोजीशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूं, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज छोटी है, और क्या क्या पोजीशंस पॉसिबल है, ये आपको आंसर में देना है कमेंट में। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले फिगर की तरफ। हम लोगों ने अब तक 3 पोजीशंस किए, पहले इंफिनिटी पे प्लेस किया, फिर वहां से क्लोज लाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब और क्लोज ले जाऊंगा जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में हम बढ़ते हैं। दोबारा मैं आप लोगों के सामने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करता हूं, उस पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं, ये हमारा पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट हमारे पास पोल है, ये पॉइंट हमारे पास फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करने वाला हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी। अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसमें से कौन सा 2 रे ऑफ लाइट लेंगे, डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उस एक रे ऑफ लाइट को लेंगे जो कि फोकस से गुजरेगी, और दूसरा कौन सा लेंगे, वो रे ऑफ लाइट जो पोल पर आ रही है। वो कैसे गुजरेगी, जो भी पोल पर आ रही है वो जब गुजरेगी तो वो यहाँ पर वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस तरह से कट करके चली जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो आप देख पा रहे होगे, नोट कर पा रहे होगे कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ऐसे पोजीशन में हो रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है। और अगर बोला जाए इसका साइज कैसा है, तो आप लोग देख सकते हो इसका साइज हो गया है बड़ा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा, मैंने बताया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, उसे रेड से लिख के दिखाता हूं। इमेज फॉर्मेशन हुआ बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेचर पे आते हैं, उल्टा बना है,
उल्टा के साथ साथ वो रियल भी बना है। उल्टा ही मतलब रियल होना है, यही आपको समझ लेना है, याद रखना है हमेशा। उल्टा मतलब रियल, सीधा होगा तो वो वर्चुअल हो जाएगा। वास्तविक अवास्तविक इस तरह से हम लोग कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं अवास्तविक को। दूसरा चीज जो है, दूसरा जो चीज आपको यहाँ समझना है वो है इसका साइज। तो साइज यहाँ बड़ा बना, ठीक है, बड़ा साइज बना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे। आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को हटाऊंगा और फोकस पे डालूंगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ फोकस की तरफ। अगर मैं फोकस की तरफ बढ़ूं तो ऑब्जेक्ट को फिर से मुझे एक बार ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर, ओके रेड नहीं, मैं मुझे अभी भी इसे ब्लैक में ही ड्रॉ करना है, मैं इसे ब्लैक में ही ड्रॉ करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करनी है और उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पोजीशंस मार्क करने हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के पोजीशंस हो सकते हैं। उसके लिए मुझे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाला हूं ठीक फोकस पे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करूंगा तो फोकस पे प्लेस करने के बाद मुझे इसमें से दो रे ऑफ लाइट लेना है। एक लेना है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो कहां से गुजरेगा, वो जैसे ही यहाँ पर गिरेगा उसका रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट मुझे कैसे लेना है, दूसरा रे ऑफ लाइट लेना है जो कि पोल पे आके गिरता है, ठीक है, जो यहाँ से आता है और पोल पर गिरता है। पोल पे गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्ट होके जब वो जाएगा वो ऐसे जाएगा। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। पैरेलल होने का मतलब दोनों एक दूसरे के जब समानांतर हो जाते हैं तो वो दूसरे को कहाँ काटते हैं, फर्स्ट फिगर को याद कीजिए। पैरेलल कहाँ काटते हैं, इन्फिनिटी पर। पैरेलल एक दूसरे को काटते हैं इन्फिनिटी पर, ठीक है। और ये बता दो, इसका अगर ठीक इन्वर्टेड, इसका अगर उल्टा इमेज आप बना दोगे, इन दोनों को ऊपर करके अगर नीचे की तरफ बनाओगे तो जो इमेज बनेगा वही होगा हमारा फर्स्ट वाले का इमेज। फर्स्ट वाले को अल्टरनेटिवली उस तरह से भी दिखाया जाता है। तो मैंने क्या देखा, नोटिस किए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कट ही नहीं कर रहे। कट नहीं कर रहे हैं मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो हो गया एट इंफिनिटी, मतलब अनंत पर जाकर उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब नेचर पर आते हैं। तो नेचर में पहला चीज उल्टा बनेगा, ऑब्वियसली बात है, उल्टा ही बनेगा हमारे पास अभी भी। और उल्टा मतलब रियल ही बनने वाला है, वास्तविक ही बनने वाला है। दूसरा साइज, तो यहाँ साइज बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ जो साइज होता है वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनता है इमेज का साइज। इसके बाद हम आज के आखिरी पोजीशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद इस पूरे को एक बार समराइज करेंगे एक 1 by 1 स्लाइड्स में और आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी पोजीशन के बारे में। ब्लैक इंक से मैं सबसे पहले अपना कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूं, कनकेव मिरर ड्रॉ करूं और जिस पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद मैं पोजीशंस को मार्क करूंगा। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करने वाला हूं इस बार, आपको पता है, पोल और फोकस के बीच। अगर मैं ऐसे किसी एक जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तो हम लोगों को ड्रॉ करना होगा दो रे ऑफ लाइट। पहला रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसके साथ क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसके बाद वो फोकस से गुजरेगा। तो चलिए ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट तो हो गया, बहुत आसानी से ड्रॉ। सेकंड रे ऑफ लाइट, सेकंड रे ऑफ लाइट को मैं रेड इंक से इस बार ड्रॉ करता हूं, आप लोगों को और क्लियर आइडिया मिलेगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट को अगर आप मैं ड्रॉ करूं कि वो पोल पर आ रही है, ठीक है, तो पोल पे आने के बाद वो कहां जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक। आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस बार ये दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं और कभी कट करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये दोनों इस तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये दोनों की दूरी हमेशा बढ़ती भी जा रही, तो कभी भी कट नहीं करेगा। अगर कभी कट नहीं करेगा तो फिर इनका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि क्या अगर हम लोग कनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो उनका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा। कैसे होगा ये देखिए। इसके लिए हमें इस रे ऑफ लाइट को इस तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब आप इस तरफ एक्सटेंड करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो मैंने रेड वाले लाइन को भी एक्सटेंड किया, अब मैं ब्लैक वाले लाइन को भी एक्सटेंड करता हूं। क्या आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट किए जी, आपने देखिए ये सीधा रे ऑफ लाइट बन रहा है ना, तो ये एक दूसरे को कट किए, हाँ ये कट कर जा रहे हैं। और जहां पर ये कट करे, मुझे थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस लंबा करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस छोटा पड़ रहा था। आप देख लो कि इमेज फॉर्मेशन यहां पर हुआ। और ये बात आपको यहाँ समझनी है, याद रखनी है कि जो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो सीधा होने वाला है ऊपर की तरफ। और साइज भी देखिए बड़ा हो गया। तो अगर मैं इस प्लेस के बारे में बात करूं तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया फोकस और पोल के बीच में, एट इन बिटवीन फोकस एंड पोल, नॉट एट, ठीक है, एफ एंड पी। इसके बाद अगर आप यहां रखते हो तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको अपने कमेंट में देना है। अगर आपने बिहाइंड द मिरर इमेज देखा है टीचर के बारे में, पहला बात आप पहली अवस्था देख रहे हो जहां पर ये सीधा इमेज बना रहा है, सीधा यानी कि रियल नहीं होगा, इस बार होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग करते हैं, सीधा होने का मतलब होता है कि वो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, सीधा और अवास्तविक या फिर सीधा और काल्पनिक कह सकते हैं। और दूसरा इसका साइज, यहाँ पर भी साइज बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, यहाँ साइज होगा बड़ा। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा वन बाय वन करके, लेकिन उससे पहले मैं पूरे क्लास को समराइज कर देता हूँ, कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों को सही तरीके से समझा पाऊं। मैंने और जब क्लास आज का स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं रे डायग्राम के बारे में समझाने वाला हूँ, रे डायग्राम में डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। पहला मैंने लिया, जब ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को मैंने जब इन्फिनिटी पे प्लेस किया तो दो रे ऑफ लाइट लिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है फोकस पे, तो इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब की अवस्था जो बनी वो फोकस पे बनी, उल्टा और वास्तविक बना, और उसका जो साइज है वो पॉइंट साइज यानी बहुत छोटा बना। दूसरा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को वहां से थोड़ा क्लोज लाया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हुआ। आप एक ने इन दोनों के बीच में आपने एक बात नोटिस की होगी, जब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास खिसकाया तो फोकस से वो थोड़ा दूर गया, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ टेंड करवाया तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ, जब मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ प्लेस किया थोड़ा सा इस तरफ, तो इमेज का पोजीशन थोड़ा इधर चेंज हुआ। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे था, इन्फिनिटी से आगे बढ़ा तो ये फोकस से दूर बढ़ा। देखिए सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आप जब नोटिस करोगे मैंने इसको और क्लोज लाया, जब जैसे मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया ये इधर से और थोड़ा खिसक गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। अब मैं इसे और क्लोज ले जाऊंगा और ऑब्जेक्ट और दूर जाएगा, जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे रखोगे ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, जैसे कि आपने अगले पोजीशन पे देखा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इससे भी क्लोज लेके आओगे, अगर आप कहीं यहाँ से क्लोज ले जाके फोकस पे पुट करते हो तो जैसा कि आपको बताया कि ये यहाँ से ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर गया, अब और क्लोज ले जाओगे तो ये फोकस पे, ये इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। और अगर आप इससे भी क्लोज ले जाओगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होने वाला है वो हो जाने वाला है बिहाइंड द मिरर। एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन ये है, मुझे एक अवतल दर्पण से यानी कनकेव मिरर से सीधा प्रतिबिंब चाहिए, वस्तु की अवस्था क्या होगी? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आई होप कि ये पूरी क्लास में मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा था वो मैं आपको समझा पाऊंगा। मैं आप लोगों से अगले पार्ट में मिलूंगा, पार्ट 5, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर दिया जाए तो उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन आते हैं, तो पार्ट 5 में मैं इसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग उस पार्ट को जरूर देखेंगे। ऊपर क्या है बटन पे, वीडियो के एंड में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिससे आप देखकर पूरे लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियो रेडी हो चुके हैं, मैथमेटिक्स के क्लास 10 के वीडियोस रेडी हो चुके हैं, सजेशंस रेडी हो चुके हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करनी है, ज्वाइन बटन को क्लिक करने के बाद आप हमसे पर्सनल असिस्टेंस भी ले सकते हैं, पर्सनल सजेशंस भी ले सकते हैं। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल में, मोहम्मद शहबाज आलम। वीडियो अब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ना समझ में आया तो डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।